नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है व्यक्ति एवं समाज का संबंध पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार आते रहे हैं। इनके प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। नंबर 2, समाज का अवयवी सिद्धांत। नंबर 1, सामाजिक समझौता या संविदा का सिद्धांत। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्तियों के द्वारा समाज जैसे संगठन का निर्माण जानबूझकर किया गया है। चूँकि इसका निर्माता स्वयं मनुष्य है, अतः समाज निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य मानव हितों की रक्षा करना है। दूसरे शब्दों में, इस दृष्टिकोण के समर्थक समाज की तुलना में व्यक्ति को महत्व देते हैं। साथ ही इस दृष्टिकोण के समर्थक यह भी मानते हैं कि व्यक्ति समाज का एक निर्माता है, अतः सामाजिक निर्णय एवं व्यक्तिगत निर्णय के बीच भेद हो सकता है एवं सामाजिक निर्णय के विरुद्ध व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार है। जॉन लॉक का कथन। जॉन लॉक के शब्दों में व्यक्ति जन्म से स्वभाव से स्वतंत्र, स्वच्छ और समान है। उसकी इच्छा के बिना कोई राजनीतिक सत्ता उसे दबा नहीं सकती है। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर सहयोग कर समुदाय या समाज बनाने का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। प्रमुख विचारक टी हॉब्स, जे रूसो आदि भी इस दृष्टिकोण के समर्थक थे। नंबर 2, समाज का अवयवी सिद्धांत। अवयवी सिद्धांत जिन मान्यताओं पर आधारित है कि वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्रधान है, यह समाज का निर्माता है और वह समाज पर हावी रहता है। किंतु अवयवी सिद्धांत के अनुसार समाज प्रधान है और व्यक्ति उस पर निर्भर करता है, अतः समाज को व्यक्ति पर हावी रहना है। अवयवी सिद्धांत पर प्रारंभिक विचार। समाजशास्त्र के कुछ प्रारंभिक विद्वानों ने इसे स्पष्ट करने के लिए समाज की तुलना शारीरिक अवयव से की है। उन्होंने यह विवेचन किया कि जिस प्रकार शरीर और उसके विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज की संरचना भी अवयवी है। समाज में उसी प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार समाज के अलग अलग अंग हैं। यह पूरा शरीर अवयवों की समन्वित इकाई है। समाज की व्यवस्था भी इसी ढंग की है। व्यक्ति उसके अंग मात्र हैं जो मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की व्याख्या संरचना आधारित है। समाज के अवयवी सिद्धांत की विस्तृत व्यवस्था व्याख्या सर्वप्रथम ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। उन्होंने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि जिस प्रकार शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं, उसी तरह विभिन्न व्यक्ति अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। हृदय, यकृत, गुर्दा एवं जिगर ये सब अन्य अंगों की तुलना में शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। महत्वपूर्ण इस अर्थ में कि इन अंगों के क्षय होने पर शरीर का भी क्षय हो जाता है, जबकि हाथ या पैर कट जाने पर भी शरीर जिंदा रहता है। उसी तरह से समाज में कुछ व्यक्ति मिलकर समाज के अंग के रूप में जिंदा रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग। हर्बर्ट स्पेंसर की व्याख्या विकास क्रम आधारित। स्पेंसर ने कहा है कि अन्य जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है, कालक्रम में वह प्रौढ़ होता है और उसका अंत भी होता है। उदाहरण स्वरूप पुराने समाज का अंत और उसके बाद नए आधुनिक समाज का जन्म हुआ है और अब विकास भी हो रहा है।
इसी प्रसंग में स्पेंसर ने यह भी कहा है कि शरीर के निर्माण में कोशिकाओं और ग्रंथियों का महत्व है। कालक्रम में कोशिकाओं और ग्रंथियों का क्षय होता है, उनकी जगह नई कोशिकाएं और ग्रंथियां निर्मित होती हैं। समाज की कोशिका है व्यक्ति, समाज के अंग एवं व्यवस्थाएं हैं समितियां, सर्व संस्थाएं। समाज की कोशिका यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो साथ साथ नई कोशिकाएं यानी कि व्यक्तियों का जन्म होता रहता है। अवयवी सिद्धांत के निष्कर्ष। संक्षेप में अवयवी सिद्धांत का कहना है कि व्यक्ति समाज का एक अंग है। समाज के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। उसे समाज के नियमों, मूल्यों एवं आदर्शों के अनुकूल ही चलना है। इस तर्क का निचोड़ यह है कि समाज सर्वोपरि है। व्यक्तिगत उद्देश्य के विपक्ष में तर्क। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य को आत्मानुभूति के रूप में उचित माना जा सकता है, परंतु आत्माभिव्यक्ति के रूप में इसके निम्नलिखित दोष हैं। सामाजिक विघटन। यह उद्देश्य हर प्रकार के व्यक्तित्व को उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित करने के लिए अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्ति को अनियंत्रित स्वतंत्रता मिलने से समाज में संघर्ष, तनाव एवं अव्यवस्था अथवा विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की लगाम को ढीला करना उचित नहीं है। वास्तविक जीवन के लिए अव्यवहारिक। इस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक बालक की शिक्षा उनकी जन्मजात शक्तियों तथा रुचियों के अनुसार होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक बालक की रुचियां एवं प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इसलिए प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करने होंगे तथा सबके लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी होगी। यह संभव नहीं है। व्यक्तित्ववाद को प्रोत्साहन। इस उद्देश्य के विरोधियों का दावा है कि यदि शिक्षा के इस उद्देश्य को स्वीकार कर लिया गया तो अनैतिकता का प्रसार होने लगेगा। इससे व्यक्ति में अहम तथा अहंकार की भावना जागृत हो जाएंगी, जिससे हिटलर तथा मुसोलिनी जर्सी व्यक्ति बनाने वाले लगेंगे और समाज को व्यक्तिवाद भयंकर दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। समाजवाद का शत्रु। इस उद्देश्य के सार्थक व्यक्ति को अनियंत्रित स्वतंत्रता देने के पक्ष में, पर ध्यान रहे कि अनियंत्रित स्वतंत्रता पाते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के बहाने से समाज की अवहेलना करने लगेगा। अतः शिक्षा के इस उद्देश्य को समाजवादी समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य के सामाजिक स्वरूप की अपेक्षा। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उसके व्यक्तित्व का विकास समाज के सहयोग से ही होता है। अतः समाज के इस ऋण को चुकाना उसका परम कर्तव्य है। यदि व्यक्ति के आचरण से समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व उद्देश्य का ढोल पीटना उचित नहीं है। वातावरण में समुचित परिवर्तन। इस उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। यह कोई संतोषजनक आदर्श नहीं है। मनुष्य का आदर्श वातावरण पर विजय प्राप्त करके उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की चेष्टा भी है। नैतिक गुणों की अपेक्षा। व्यक्तित्व उद्देश्य बालकों की स्वाभाविक भिन्नता पर बल देता है। यदि सदैव बालकों की भिन्नता को ही ध्यान में रखा गया तो उसमें प्रेम, सहानुभूति, दया तथा बलिदान एवं सहयोग आदि नैतिक गुणों का विकास नहीं किया जा सकेगा। वातावरण की अपेक्षा। यह उद्देश्य बालकों की वंशानुक्रमण से प्राप्त की हुई पाशविक प्रवृत्तियों का विकास करना चाहता है, परंतु मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक के विकास में वातावरण का महत्व इससे भी कहीं अधिक है। तर्क शक्ति के विकास में बाधा। शिक्षा का व्यक्तित्व उद्देश्य व्यक्ति को निरंकुश स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे तर्क शक्ति का उचित दिशा
में विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन्म शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।